अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सारे अंदाजे और सारे सर्वेज गलत साबित हो गए। कराची NA-249 इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरानकुन तौर पर कामयाब हो गई, जो इलेक्शन से पहले ना टॉप 4 में नजर आ रही थी और ना ही इस हल्के में पहले कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ये जिमनी इलेक्शन नून लीग के मिफ्ता इस्माइल से 683 वोट के मार्जिन से जीत गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तकरीबन तमाम अहम जमातों ने इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान किया है। NA-249 की ये सीट वफाकी वजीर फैसल वावडा की जानिब से निशिस्त छोड़ने पर खाली हुई थी, जिन्होंने 2018 में ये सीट 35,000 वोट हासिल करके जीती थी, जबकि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ 718 वोट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे थे। और कल जब इस सीट पर जिमनी इलेक्शन हुआ तो सारे सर्वेज और तज्जिए इस सीट पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को कर रहे थे, मगर कल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौड़ में कलअदम TLP और PSP से भी पीछे रही। हैरत की बात यह है कि कल के जिमनी इलेक्शन में टर्नआउट इंतहाई कम था, सिर्फ 21% लोगों ने वोट कास्ट किया, मगर इस लो टर्नआउट के बावजूद 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों में 9,000 वोटों का इजाफा हुआ, जबकि नून लीग के वोटों में 19,000 वोट्स की कमी आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 35,000 था 2018 के इलेक्शन में, जो कम होकर 7,000 वोट पर आ गया। NA-249 के हैरान को नताइज के बाद नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान किया है, जबकि कल से इस इलेक्शन को लेकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान सर्द जंग जोर पकड़ती जा रही है, जिसके जवाब में आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए हैं। नून लीग को अपनी शिकस्त तस्लीम करके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इनका वोट बैंक इतना कम क्यों हुआ ये देखना चाहिए। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे। आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा दालदी के इल्जाम लगाएंगे। हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। बिलाल भुट्टो जरदारी नून लीग पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, मगर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम लिए बगैर उन पे तनकीद कर रही हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होती तो सर तस्लीमें खम करते, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। शेर का शिकार करना आसान नहीं है। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, इनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। NA-249 जिमनी इलेक्शन का नताइज पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सर्द जंग जोर पकड़ती जा रही है। इस मामले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर नासिर अली शाह, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी ने कल बड़ा कमाल किया है, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि कमाल आपने किया कैसे है, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले जितने भी सर्वे हुए, कहीं आप 5वें नंबर पे थे, कहीं 6ठे नंबर पे थे। माजी में जो इलेक्शन हुआ 2018 में, उसमें आप 6ठे नंबर पे थे और ट्रैक रिकॉर्ड इस हल्के में आपका कोई खास है नहीं। काम आपने बुनियादी करवाए नहीं है। पानी का मसला अब तक आपकी सूबाई हुकूमत इस हल्के में करवा नहीं सकी है ख़त्म। कैंपेन आपकी कोई बहुत ज़्यादा मौसर नहीं थी, तो ये कमाल आप कर कैसे गए फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, और खैर मुबारक जी आपको भी, और मुबारक आपके तवस्सुत से सबको जो जमहूरियत पसंद हैं और जो कल फ़तह हुई जमहूरियत की, उस सबके सामने है। ये एक थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि ये सीट जो है, जिसमें ज़ाहिर है थोड़ा बहुत चेंज हुआ बाद में, ये पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है। अमीर हैदर काज़मी साहब यहाँ से जीते थे, उसके बाद में भी, और एक जो कुछ इलेक्शन पहले जो हुए वहाँ पे हमारे कैंडिडेट ने 60,000 वोट भी लिए थे। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर जगह पे
मौजूद हैं। अब आ जाए ये जो इलेक्शन था कि इसमें क्या कर दिया, ये मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़न की जीत है कि जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। मुराद अली शाह साहब यहाँ हम सब लोग मिलकर यहाँ पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि हमें वोट ना मिले और हमने वहाँ पे काम ना किया हो। इश्यूज़ ज़रूर हैं पानी का और बहुत सारे, जिनको हल भी हमने ही करना है। और फिर ये जो कल से एकदम शुरू हो गया, पहले सब कुछ सही जा रहा था, सर्वे जो हुए उनका पोल भी खुल गया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, पूरा दिन इलेक्शन था, तमाम मीडिया वहाँ पे थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पे थे, कोई शिकायत नहीं आ रही थी। ये ज़रूर था टर्न आउट कम है, उसके लिए हमने लिखा था, सिंध गवर्नमेंट ने भी लिखा और दीगर कुछ पार्टीज़ ने भी लिखा कि रमज़ान शरीफ है, गर्मियां हैं, इसको थोड़ा आगे कर दिया जाए, कोविड की सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन नहीं माना। 2002 में जब हल्का बंदियां हुई बताएं। हैं, नई हल्का बंदियां, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी कभी यहां पे जीती नहीं है। और आप कह रहे हैं कि 60,000 वोट हमने लिया था, वो किस इंतखाबात की बात कर रहे हैं आप? जी, आप ये 2002 के भी रिजल्ट निकाल लें, 2008 के भी इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लें, वो सब आपके सामने आ जाएगा। मैंने तो वो कि देखे हुए, बहुत इसलिए मैं कह रहा हूं 60,000 बड़ी वोट वहां पे तादाद नहीं में थे। पाकिस्तान। जी जी, लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, मैं ना सर्वेज ने आपको रेट किया, ना जो पिछला इलेक्शन था उसमें आपकी पोजीशन अच्छी थी, ना जाके जो लोकल मसाइल हैं, पानी जैसे बुनियादी मसाइल है वो हल हुए, ना हमारे जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड थे वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कैंप्स में कोई गहमा गहमी हो, कहीं से नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैं कह रहा था कि बड़ा कमाल किया है पीपल्स पार्टी ने कल। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी और मेरे चेयरमैन के विजन को लोगों ने वोट दिए ना। दूसरी बात ये है कि मुझे ये जितने भी सबके पास फॉर्म मौजूद हैं, जो रिज़ल्ट वहाँ पे पोलिंग स्टाफ था सब ने लिए, वहाँ पे किसी ने शिकायत की? अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई है? किसी के पोलिंग एजेंट को निकाला गया? किसी पोलिंग एजेंट ने कहा कि जी ये जो हमें फॉर्म दिया गया इसमें तो पीपल्स पार्टी के 10 वोट हैं, ये जो दूसरा फॉर्म आ रहा है इसमें 1000 वोट हैं, ये इतनी बड़ी धांधली हुई? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। सही, मैं ये तमाम चीजें जरा जुबैर साहब की तरफ लेके जाता हूं, पूछते हैं। जुबैर साहब, पहले तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि शिकस्त मान लेनी चाहिए और जो ओरिजिनली सिलेक्टेड हैं वो तारीखी धांधली कर चुके हैं, तो वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगाएं, उनको जेब नहीं देता। और नासिर अली शाह साहब की तो बात आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि आपको जश्न मनाना चाहिए कि हम कामयाब हुए हैं, पीटीआई हारी है, ये जीत हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की। वैसे शहजाद मैं शुरू करूंगा, मुबारकबाद तो आपको हमें देनी चाहिए थी कि हमने इतनी जबरदस्त फतह हासिल की थी, लेकिन डिनाई कर दिया। लेकिन असूल के तौर पर तो आपको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं एक यादाश्त के लिए, अमीर हैदर काजमी साहब 1988 में जीते थे। वो 33 साल पहले तो बहुत से दूसरे भी लोग जीत रहे थे, बहुत से हलकों में, पंजाब में भी जीते थे। तो अब 33 साल पहले जो हुआ था उसको अगर दोहराना कि इस वजह से, इसलिए मैंने कहा उस वक्त पुरानी हल्का बंदियां थी, हल्के शक्ल में थे भी नहीं उस वक्त। नहीं, वो भी 33 साल पुरानी बात थी। बट उसके अलावा देखें, ये बात बहुत अहम है जो आपने सारे पॉइंट्स रेज किए हैं। उसके अलावा जो हम ये कह रहे हैं कि हर चैनल में जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए थे तो आपने देखा था कि कुछ ऐसे चैनल भी जो कभी भी पीएमएलएन को इस तरह से फेवर नहीं करते हैं, फ्रॉम द मोमेंट गो हमारे जो कैंडिडेट थे वो वोट ज्यादा थे उनके, और आहिस्ता आहिस्ता वो लीड बढ़ती चली गई। 117 पोलिंग स्टेशन जब रिजल्ट आए थे तो उस वक्त 7500 थे तकरीबन मिफ्ता इस्माइल साहब के, और 4500 थे पीवीपी के। 3000 का तो मार्जिन इतने कम वोट्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि 100-150 हर पोलिंग स्टेशन से वोट अगर आ रहे होते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम ये कहते हैं, ये भी मैं आपके रिकॉर्ड के लिए बता दूं शहजाद, कि 203 पोलिंग स्टेशन जब तक हुए थे उस वक्त तक भी मिफ्ता इस्माइल लीड कर रहे थे। हाँ। तो और वो ट्रेंड हमें आना शुरू हो गया था जब मैं और मिफ्ता इस्माइल वहां पहुंचे आरओ के दफ्तर में, और हमने जाके कंसर्न रेज किया है। और हमारा कंसर्न बड़े कॉमन सेंस वाले कंसर्न है कि एक ऐसे इलाके में जो कि कराची में है और जिसमें तकरीबन आधे से पौना घंटा मैक्सिमम बीच करना चाहिए किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को,
और जब पोलिंग इतनी कम है, ऑन एन एवरेज अगर आप 276 पोलिंग स्टेशन के लगाएं तो 220-225 वोट्स बनते हैं पर पोलिंग स्टेशन। तो अब उसकी काउंटिंग और उसकी रिकॉर्ड होना, आप मुझे खुद बताएं कि वो क्यों इतना मुश्किल है कि सुबह 4 बजे जाके रिजल्ट अनाउंस हुए। और फिर ये एक लाजमी चीज है कि व्हाट्सएप पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कम्युनिकेट करना है रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट, तो वो क्यों नहीं किए गए, और वो किस टाइम पर व्हाट्सएप रिजल्ट कम्युनिकेट किए गए और किस टाइम पर फिजिकल रिजल्ट्स कम्युनिकेट किए जाए, अनयूजुअल डिले क्यों है, ये बड़े तो इसमें स्पेसिफिकली जुबैर साहब आपको क्या लगता है कि धांधली कहां पे हुई है? क्योंकि ये बात तो ठीक है पीपल्स पार्टी की कि पूरा दिन मिफ्ताह इस्माइल साहब ने खुद मुझे बताया कि साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हो रहा है, कोई ना धांधली हो रही है ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पूरा दिन प्रोसेस चलता रहा, वो मुतमईन थे इससे। उसके बाद जब गिनती का सिलसिला शुरू हुआ तो आपके ख्याल में क्या हुआ है, किस किस्म की धांधली की गई है? क्योंकि ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं कि व्हाट्सएप नहीं किया गया रिजल्ट, ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है ना, ये तो उसकी गलती से हुआ है। तो रिजल्ट तब्दील कहां पे हुआ है आपके ख्याल में और किसने किया है? फिर जब भी अनयूजुअल डिले होगा, और आपने पाकिस्तान की इलेक्शन की हिस्ट्री देखी है शहजाद, कि सारी जो धांधली जो होती है वो इस वजह से होती है कि रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और फिर एक टाइम गैप आता है और उसमें जाके चेंज होता है। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम। मैं भी अभी ये रिपीट करूंगा, वोटिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है कि वोटिंग के वक्त कोई इशू खड़ा किया गया हो। हम पूरे दिन वहाँ हल्के में थे, एक एक जगह जा रहे थे, कोई एक भी जगह एक आध को शिकायत होगी बट कोई ऐसी खास नहीं, उसके अलावा कोई शिकायत नहीं थी। काउंटिंग के वक्त तो नहीं थी। आपके पास आपके पोलिंग एजेंट्स ने आपको जो रिटर्न, आपको जो फॉर्म 45 दिए, क्या वो आपके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं उन फॉर्म 45 से जो बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किए? देखें, अभी हमने वही तो क्वेश्चन, अब एक जब रिजल्ट आप अनाउंस करते हैं तो 276 फॉर्म 45 हैं, 276 में हमें तकरीबन कोई कंसर्न है अबाउट 30 में, तो हमें वो 30 मैच करवा दें जब वो देखे ना रिजल्ट। और दूसरी बात ये है शहजाद, इतने क्लोज इलेक्शन में जब 600 कुछ वोटों का डिफरेंस हो, 700 वोटों का डिफरेंस हो, और वो उसमें फॉल करता हो, जिसमें एक इलेक्शन रूल्स के तहत रीकाउंटिंग एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन के लिए, और रिजेक्टेड वोट्स का तनासुब भी देखना पड़ेगा, वो तमाम चीजें जब मैं एज ऑफ नाउ पूछ रहा हूं, आपके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं? जी जी, जो आपके पोलिंग एजेंट्स ने दिए होंगे, और आपको शक जी, है जी, जी। और उसके बाद जो फॉर्म 47 आया है उससे जब आप टैली करते हैं तो क्या नतीजा फर्क है उसमें? यही तो हम कह रहे हैं कि वो जो लास्ट के आए हैं उसमें ही तो सारी गड़बड़ हुई है, 203 के बाद ही तो गड़बड़ होनी नहीं, शुरू हुई है। वो नहीं वाजे नजर आ रहे हैं आपको फॉर्म 45 में कि तब्दीली है हमें जो आपके नजर आ पास रहा है है, वो उसमें फर्क जब हमें वो शहजाद जब हमें अलाउ करेगी तो हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे कि गैप्स कहाँ हैं। अभी तो मैं आपको वैसे जाती तौर पर नहीं बता सकता, बट मैं ये नहीं, क्योंकि डस्का इलेक्शन में आप लोगों ने ये बताया था ना कि एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा आके बताया था कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसमें जो टर्नआउट है वो भी मुख्तलिफ है, हमारे वोट ज्यादा हैं, और बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब अगवा हो गए वापस आए उन्होंने जो नतीजा बताया वो अलग था, वो फॉर्म 45 में पीटीआई के वोट ज्यादा थे और टर्नआउट भी ज्यादा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जो हमारा कंसर्न था कि जब तक 203 पोलिंग स्टेशन के जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिए थे वो 15% था टर्नआउट, और एकदम से जंप करके 19% हो गया टर्नआउट। नासिर साहब वो कह रहे हैं देखें हर पोलिंग स्टेशन में बड़े कम वोट थे, गिनती में इतना वक्त लगना नहीं था, लेकिन ना मुकम्मल रिजल्ट्स व्हाट्सएप किए गए आरओ को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से, और बड़े ताखीर से रिजल्ट आए, और जब ताखीर से रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब एक इम्कान होता है इस बात का कि क्या रिजल्ट्स में कोई रद्दोबदल तो नहीं हुआ। ये इनका बेसिक एलिगेशन है। सर दो बातें हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ इसको ज़रा अगर आप क्लोजअप कर लें, ये जियो का ही टिकर्स हैं, एक 8 साढ़े 8 बजे के, फिर 10 बजे से ही शुरू कर दिया कि लीड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की है। ये अच्छा, दूसरी बात ये सर हम बिल्कुल हाजिर हैं रीकाउंटिंग के लिए भी। जो मेरे इंतहाई मोहतरम है ज़ुबैर साहब, मेरे लिए इंतहाई एहतराम है इनके लिए, ये जितने फॉर्म कह रहे हैं बिल्कुल उनको दोबारा चेक करवा लें। बल्कि देखिए सिर्फ 2 के पास तो फॉर्म नहीं है ना, 8 10 पता नहीं 20 कैंडिडेट हैं जिनके पोलिंग एजेंट्स के पास ये फॉर्म होंगे जो वहाँ से दिए गए हैं। अगर उसमें कोई इशू है, कोई मसला आया है तो वो बताएं। मैं देखें ये हम तो चाहते हैं कि हम आपस में मिल के रहें। ये सीट जो है ज़ुबैर साहब बैठे हैं, आप पूछ लें, हमने तो इन्हें दी हुई थी,
हमने तो तैयारी इतनी की नहीं हुई थी। जब पीडीएम साथ थी और पूरे पाकिस्तान में पीडीएम के कैंडिडेट मुश्तरका तौर पर लड़ रहे थे, तो हम तो मुफ्ता साहब तो हमारे भी कैंडिडेट थे। ये तो बाद में इख्तलाफ हुए, ज़ाहिर है हमारे कैंडिडेट थे, फिर हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश की, अल्लाह ने मेहरबानी की। दूसरी बात, पीटीआई का आप देख लें कि कहाँ पे उनके वोट दिखाए गए थे 2018 में, और कल उनके कैंडिडेट ने क्या वोट लिए, जिसमें मैं फैसल का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि उसकी वजह से पीटीआई एक्सपोज हुई। वहां मैं ये अगर जान की अमान पाऊं तो ये जिसारत भी कर सकता हूं पीएमएलएन से, उनसे पूछूं कि उनके वोट कहां गए जो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब को पड़े थे। इस इलेक्शन में तो जेयूआई ने भी इनको सपोर्ट का ऐलान किया, एएनपी भी इनकी सपोर्ट कर रही थी, पीडीएम की दीगर जो लोग हैं साथ वो भी सब इनको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इनके अपने वोट कहां गए? अच्छा नासिर साहब, ये उसमें भी हमारा कसूर है। ये हमने किसी कैलकुलेशन को बड़ी रोका? दिलचस्प है। सर हमने किसी को रोका जाके क्या वोट ना डालें? नासिर साहब, ये कैलकुलेशन बड़ी दिलचस्प है। जो वोटिंग टर्नआउट था कल, वो आधे से भी कम हो गया, यानी कि 21% टर्नआउट था कल, और इसीलिए पीपल्स पीएमएलएन का वोट नीचे गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट नीचे गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वोटिंग टर्नआउट था वो नहीं था कल। लेकिन कम वोटिंग टर्नआउट में आपका वोट 7,000 से बढ़ के 16,000 हो गया। ये बड़ी अचंभे की बात है ना, ये समझ नहीं आ रही लोगों को कि ओवरऑल टर्नआउट कम होता है लेकिन आपका वोट डबल से भी ज्यादा हो जाता है। ये एक मिनट अर्ज करूं कि देखें, ये वो सारे सर्वे, ये वो सारे परसेप्शन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे जहनों में हैं, वो गलत है। ये उस बात का सबूत है, और ये इस बात की भी नवीद है और सबूत है कि लोग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं, उसके विजन के साथ हैं, कि जो वो समझते हैं कि यही एक होप है पाकिस्तान की, यही फ्यूचर है पाकिस्तान। सारे लोग गलत हैं और बिलावल साहब का विजन कोई और समझ नहीं पा रहा है, बट जो बल्दिया के अवाम थी उन्होंने उनका जो विजन है वो समझ दिया है, तो मुआवजा हो गया है काफ़ी। लेकिन जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि आप ये पूरे पाकिस्तान में मुआवजा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा चलें, जुबैर साहब, आपका इल्ज़ाम किस पर है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर है? रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में कुछ हुआ है, या जो प्रोविंशियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जानिब से कुछ हुआ है? नहीं, मैं एक स्पेसिफिक कोई रिटर्निंग ऑफिसर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह की बात नहीं करूंगा। नहीं तो फिर सर मुझे बताना आपके एलिगेशन में जान क्या है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी ने कल ठप्पे लगाए हो, ना कहीं से ये कोई इल्जाम आया कि ठप्पे लगाए, ना ये फॉर्म 45 बदल सकते हैं, तो स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए ना आपका। अगर आप कहते हैं कि रिजल्ट बदल दिया, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, या रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्राइमरीली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। सईद गनी साहब ने शायद आपको कहा भी था 8-10 दिन पहले कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं, आप ये इल्जाम हम पे ना लगाएं कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आपसे ये कहा था सईद गनी साहब ने? सईद गनी साहब ने जब ये पीटीएम टूटी नहीं थी, उस वक्त की बात है, सईद गनी साहब ने फोन किया था और सईद गनी साहब ने कहा था कि वैसे तो आपका राइट बनता है, जो बेसिकली पीडीएम की पार्टी से अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी नंबर 2 रहा होगा उसका राइट बनेगा इलेक्शन में रिप्रेजेंट करने का पीडीएम को, लेकिन वो समझते थे कि ये कराची में उनके लिए सीट निकालना ज्यादा आसान होगा। तो मैंने कहा था वो कौन सी फिलॉसफी है जो आप निकाल सकेंगे, बट इन एनी केस दैट वाज ऑन अ लाइटर साइड और व्हाटएवर, मैं उसमें उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। नासिर साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसकी तरफ नासिर साहब ने भी इशारा किया है, और वो है इसमें वो 2 कोalition पार्टनर्स का जिन्होंने मिलकर 20 सीटें ली थी शहर में, 20 सीटें जिसकी बदौलत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे या अभी तक हैं। वो 20 सीटें लेने वाली जो 2 पार्टीज थी, एक लास्ट है और एक सेकंड लास्ट है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट मैसेज जो सबके लिए, और खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए जो कहते हैं कि मैं वेस्ट में रहूं और समझता हूं, तो वेस्ट में जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको अगर ऐसी बुरी शिकस्त हो कि एक लास्ट और एक सेकंड लास्ट, ये भी नहीं कि हारे हैं कि नेक टू नेक फाइट में, लास्ट और सेकंड लास्ट। भाई साहब, इसी रियलाइजेशन की वजह से क्या अभी तक आपने एक सॉफ्ट पॉलिसी रखी हुई है पीपल्स पार्टी पे? मैंने जितने भी ट्वीट देखे हो, नवाज शरीफ के हो, मरीम नवाज के हो, कोई डायरेक्टली पीपल्स पार्टी पर अटैक नहीं कर रहा है। आज भी जो मरीम नवाज साहब ने जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा है शेर का शिकार करना आसान नहीं है, शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो क्लियर है, अभी आप कह रहे हैं क्या हम सॉफ्ट हैं पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, आप कौन है? जब आप इलेक्शन पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं और आप इलेक्टोरल बैटल में जाते हैं
तो फिर तो सॉफ्टनेस, तो फिर पीछे आप घर ही छोड़ के आते नहीं ना। तो ये आप फिर तो कौन है? ये आप मरियम नवाज जब आप कहती हैं तो किससे मुखातिब है ये? पीपल्स पार्टी से मुखातिब, पीपल्स पार्टी से बिलावल, क्योंकि बिलावल ने तो आज कहा ना कि एक तीर से हमने कई शिकार किए, शेर समेत कई शिकार किए, और आपको उन्होंने कहा कि आप ओरिजिनल सिलेक्टेड पार्टी हैं, और जितनी धांधली तारीख में आपने की किसी ने नहीं की, तो किसी और पे इल्जाम ना लगाएं। वो तो डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं ना। इसकी हिस्ट्री में जाना कि जी ओरिजिनल सिलेक्टेड कौन है। 2013 का हम लास्ट इलेक्शन जीते थे और थंपिंग मेजॉरिटी से जीते थे, कोई नैरो विक्ट्री नहीं थी, अनलाइक 2018 के इलेक्शन में जिसमें हमारा लेजिटिमेट राइट बनता है कंसर्न एक्सप्रेस करने का। सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वोट्स हमारे थे पंजाब में, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड सीट्स हमारी थी पंजाब में। 2013 में 186 वर्सेस 33 सीट्स थी पीटीआई की, तो वो किस बेसिस पर आप कह सकते? और तो हमने कब ध्यान दी? 2008 में हम पंजाब में जीते थे और किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह साहब और मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है और चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। NA 249 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन कांटे का मुकाबला था जरूर, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पे थी 8,922 वोट लेकर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली की वजह से पीपल्स पार्टी जीती है और तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर आई है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नून लीग धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि वो 680 कुछ वोट से हारे हैं। आप तो 6,000 वोट से ज़्यादा की लीड से कल हारे हैं NA 249 में, 8,922 वोट आपने लिए हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी धांधली हुई है? देखिए, मैं तो यहाँ पे हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ से गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहां पर गेम में नहीं थी, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था सिलेक्शन से, वो तो कहीं पर भी नहीं थी। वहां पे तो जितने सर्वेज हुए थे, जो आपने कराए, जो हमने कराए, जो बाकी 3 कंपनी सर्वे कराए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7वें 8वें नंबर पे थी। उन्होंने तो खाली वहां पे झंडे लगाए। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक चाराने का वहां पे काम नहीं कराया। वहां की आवाम बल्दिया की कहती है कि सारे महीने में एक 2 घंटे वहां पर पानी आता है। वहां पे तो लोग, इनकी कोई तंजीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 28 तारीख की रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 के ऊपर थी। हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे, जो हमारे कैंप्स थे, वहां पे रश लगी हुई थी। पीपल्स पार्टी के कैंप्स खाली पड़े हुए थे। हमारे जो CMS सिस्टम था, जो कि वाहिद हमारे पास था और किसी जमात के पास नहीं था, 16,882 लोगों ने हमारे CMS सिस्टम पे आके रजिस्टर किया और हमसे स्लिप्स बनवाई वोट डालने के लिए। अगर 30% लोग भी वहां से कहीं चले गए तो 70% लोग कहाँ गए? ये मेरी तो समझ से बाहर है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट था पूरा कि PMLN को इतने वोट दे देने, पीपल्स पार्टी को इतने दे देने, TLP को इतने दे देने। हमारा तो मुकाबला भी इनके साथ नहीं था। हमारी तो समझ से बाहर है कि ये हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन के साथ इनका क्या गठजोड़ था, किस तरीके से इन्होंने प्लान किया है। क्योंकि पहले तो हम कराची में देखते रहे कि ठप्पे लगते थे, शोर शराबा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। ये तो इन्होंने इतनी खामोशी से काम किया है कि हमें तो पता नहीं चला कि इन्होंने किया क्या है। उनके जीतने की क्या वजूहात हो सकती हैं? मैंने पीपल्स पार्टी से बड़ी तफसील में इस पर डिस्कशन की है, लेकिन जिन सर्वेज का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम्स में उन सर्वेज को डिस्कस किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सर्वेज में आगे थी, लेकिन उन दोनों सर्वेज में कंपटीशन बड़ा क्लोज था और 29 से 26% लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी शरह थी। जितना आपको फेवरेट कहा जा रहा था, उससे ज्यादा उन लोगों की तादाद थी जो कि कह रहे थे कि हमने डिसाइड नहीं किया। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। और इसके अलावा ये भी तो हो सकता है ना कि आपको लोग वोट देना चाहते हो, लेकिन आपने जो इलेक्शन मैनेजमेंट थी वो आपकी बहुत बुरी थी। आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके, पोलिंग स्टेशन तक नहीं ला सके उनको। अच्छा, देखिए, मैं आपसे बताऊं कि जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा निज़ाम था हमारा पूरा। हमने तो वोटर्स को घर से पिक एंड ड्रॉप की हमने सर्विस दी। हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था। हमारा तो बहुत एडवांस CMS सिस्टम था जो किसी जमात के पास सही नहीं, जो कि 2018 के अंदर हमने उसका इस्तेमाल किया था। हमारे पास तो पूरी लीड थी टेलीफोन नंबर्स की, जिसमें लोगों को हमने टेलीफोन कॉल्स की जिन्होंने हमसे एडवांस में कमिटमेंट की थी। वो भी हमारे बस की 12,500 से 13,000 लोगों की थी। तो मैं आपसे बताऊं कि मैंने कोई 2 इलेक्शन खुद लड़े हैं, 3-4 इलेक्शन में, बाई इलेक्शन मैं खुद कैंपेन करा चुका हूँ। मैं इलेक्शन कैंपेन मैनेजर था। मुझे पता है कि मेरा किससे मुकाबला था। मेरा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं था।
सो मैं इस बात पे बहुत अच्छी तरह यकीन करता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारी सियासी जमातें, देखिए ना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो क्या बाकी PLP भी गलत है, PTI ये अपना MKM भी गलत है, PSP भी गलत है, PMLN भी गलत है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जमाती भी क्या गलत। लेकिन खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त थी, आप पहले भी इलेक्शन करवा चुके हैं। आप ही की एक ऑडियो है जो चल रही है जिसमें आप अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं कैंप्स के लिए, लेकिन कैंप्स नहीं लगे, आप खुदा के वास्ते वहां जाकर सिर्फ खड़े हो जाएं ताकि कैंप्स लग जाएं। तो एक दिन पहले तक तो आपको लोग नहीं मिल रहे थे कैंप्स लगाने के लिए, तो ये कैसी इलेक्शन मैनेजमेंट ऐसी होती हैं कि जिनको गलत तरीके से लिया जाता है। वो फजर का वक्त था, सोने से पहले मुझे कैंप्स वाले की कॉल आई कि खुर्रम साहब अब आपके लड़के नहीं आ रहे कैंप्स लगाने के लिए। जाहिर है सारे दिन के थके हुए थे लड़के, थक गए, सो गए, नेक्स्ट डे उठ के उन्होंने लगाना था। वो तो 28 तारीख थी, 29 तारीख थोड़ी थी। तो उसमें जाहिर है कि लोगों को, अपने लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए इस तरह के मैसेज देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको आप नेगेटिव ले लें। उसमें कोई इशू नहीं था और हमारे सारे कैंप्स लग गए थे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि आप जितने सहाफ़ी, आपके चैनल के जितने सहाफ़ी थे और कैमरामैन ऑन ग्राउंड थे, आप किसी से इंटरव्यू लें, उनको अपने सामने बिठाएं, उनसे पूछें कि ये मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN का तो था ही नहीं। देखिए PMLN के तो चेयरमैन भी है ना यहाँ पे, वो तो बल्दियात के चले इलेक्शन भी जीत चुके हैं। पिछला जो इलेक्शन था बहुत कम मार्जिन से चले, वो हारे थे और हमारी थी। जैसे मैंने कहा, ये सवाल मैंने पीपल्स पार्टी से बड़े तफसील से किए हैं कि आप ना रेस में थे, ना आपको कोई टॉप 5 में कह रहा था, लेकिन फिर भी आप इलेक्शन जीत गए। लेकिन यहाँ पे सवाल अब तहरीक इंसाफ से हो रहा है ना कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप पहले नंबर से 5वें नंबर पे कैसे आए हैं। और ये तमाम तज्जिएकार कह रहे हैं कि आप लोगों को एक बड़ा मौका मिला, 14 नशिस्तें मिली, लेकिन आपने डिलीवर नहीं किया। इमरान खान साहब 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं कराची आके तवज्जो नहीं देते। जब आते हैं कभी 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान होता है, कभी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान होता है, अमली तौर पे नजर नहीं आता कुछ काम। तो लोगों ने बड़ा ट्रस्ट किया था, लेकिन अब वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं इमरान खान वहां से, और आपके एमएनए कोई काम नहीं कर रहे। ये कम से कम आपकी जबान से सुनते हुए दुख होता है जब आप ये बात कहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को वजीर आजम साहब ने पिछले 2 साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए दिए हैं। सिर्फ हमें नहीं, MKM के MNAs को भी दिए हैं। ये सारा पैसा कराची के ऊपर खर्च हुआ है। कराची की अंदरूनी जितनी गलियां, सड़कें, पीने का पानी, सीवेज की लाइन, पार्क के सब तहरीक इंसाफ के MNAs ने और MPs ने बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉर्थ नाजिराबाद में 6 ब्रिज बनाए, नेपियर रोड, निश्ता रोड और अभी मंगोपी रोड की इनॉग्रेशन की है। अगस्त में आपकी ग्रीन लाइन इनॉग्रेट हो रही है। आपके 50 फायर टेंडर्स कराची के अंदर तहरीक इंसाफ ने दिए। आपका सबसे बड़ा काम K4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापदा के थ्रू 2023 दिसंबर में कंप्लीट करा रहा है। ये सारा काम तहरीक इंसाफ बन जाएगा, ग्रीन लाइन बन जाएगा, ये अभी तक दावे ही, ये नजर नहीं आए ना हमें अमली तौर पे। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा कि ग्रीन लाइन अगस्त के अंदर 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है। आप वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ नहीं है ना, अभी होना है स्टार्ट। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको बताया ना, जो स्टार्ट चीजें हो चुकी हैं वो भी मैंने आपको गिनती करा दी है, लेकिन वो हमारा काम नहीं था। ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 14 साल के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया के इलाके को पीने का पानी नहीं दे सकी, वहां की सड़कें नहीं बना सकी। फैसल बॉर्डर साहब ने पिछले 2 साल में 35 करोड़ रुपए का वहां पे तरक्याती काम कराया है। हम तो इस वजह से मजबूत थे ना कि हमने तो वहां पे काम किया है, लोगों को डिलीवर किया है। खंडरात थे बल्दिया के अंदर, ये वही जगह है जहाँ पे फैक्ट्री में आग लगा के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस पूरे इलाके को अपलिफ्ट किया फैसल बॉर्डर ने। 35 करोड़ रुपए की सड़कों का काम। कभी आप कहते हैं कि बड़ा पसमानदा इलाका है, कोई काम नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि बल्दिया का इलाका अपलिफ्ट हो चुका है। पैसे वहां पे जरूर लगे होंगे, लेकिन जितनी पसमानदगी है उस इलाके की, जितना गरीब इलाका है, आपको पता है कि कोई अपलिफ्ट नहीं हो जाएगा वो इलाका, बहुत काम करना बाकी है। और हल्के में जब आप कहते हैं सर्वेज हुए, तो ये सर्वेज में भी बात सामने आई है कि फैसल वावड़ा साहब वहां पे नजर नहीं आते, उन्होंने वक्त नहीं दिया हल्के को। जाहिर है एक मिनिस्टर के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो सारा दिन कराची के अंदर रहे। मिनिस्टर भी हैं, MNA भी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम जो पैसा उनको मिला उस पैसे के जरिए बल्दिया के हालात उन्होंने जरूर बेहतर कराए। इसी वजह से हमने इस दफा जो कैंडिडेट चूज किया था वो वहाँ का लोकल चूज किया था, जो कि बल्दिया का रिहायशी था। यही लेकिन इसमें भी आपकी पार्टी में एक स्प्लिट था ना। शहजाद ऐवान साहब जो MP हैं वो इस्तीफा देने जा रहे थे। वो कह रहे थे कि एक कैंडिडेट जो कि ना सूबाई असेंबली की सीट जीत सका है, ना UC अपनी जीत सका है, उसको आप MNA का टिकट दे रहे हैं। देखिए जमहूरी जमात है, इसके अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन हो जाता है तो उसके बाद मालिक शहजाद अवान ने भी काम किया, तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने काम किया। हमारी यहाँ चीजें होती हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन हो जाता है उसके बाद तो आपका तमाम MNAs MPA सब काम करते हुए नजर है। हर एक किसी ने अपनी अपनी हक के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ काम जरूर किया, तंजीम में काम किया। लेकिन जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट से मुझे नहीं कि काबिल कबूल, किसी सियासी जमात को काबिल कबूल। कल इमरान इस्माइल साहब, कल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि अगर हम 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं तो बड़ी तशवीश की बात होगी और हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से आप हारे और पीपल्स पार्टी जीती है।
नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता इस बात को। ये उस सूरत में मैं गवर्नर साहब की बात को मानूंगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। मैं समझता हूँ कि मेरे लोगों ने जो है इमरान खान को वोट दिए, हमारे जो है 16,500 वोट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे CMS सिस्टम के ऊपर रजिस्टर, वोट गया कहाँ? वो वोटर की तरफ आप समझते हैं तकरीबन 90% तो हमें पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट गवर्नर साहब का बयान था कि हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हम इतने पीछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का फैसला किया, जिसके बाद कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। उनके खिलाफ जो पाबंदियां हुकूमत की जानिब से लगाई गई हैं, और इस दरख्वास्त में तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है कि हम एक सियासी जमात हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड एक सियासी जमात है, इसीलिए दहशतगर्दों की तंजीमों में शामिल करना किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और इस हवाले से आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि अब 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो कि पाबंदियां जो लगाई गई हैं कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे, उसका जायजा लेंगी। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब जरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि आज एक मुशावरती इजलास था जिसमें 3 रुकनी कमेटी तो बना दी गई है, आगे ये मामला कैसे चलेगा, ये प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस मंडे को मेरा ख्याल है या नेक्स्ट मंडे को ईद की छुट्टियों के बाद हमारे पास 30 दिन है। पहले 30 दिन होते हैं, जिस पार्टी को कालअदम करार दिया जाए वो 30 दिन के अंदर जवाब देती है। फिर हुकूमत के पास 30 दिन होते हैं कि वो लॉ मिनिस्ट्री के भी एक आदमी को, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के 3 लोग जो हैं वो इनकी अपील को सुनते हैं, और कानून ये कहता है कि वो 30 दिन तक इस अपील का फ़ैसला दें। सो ईद के बाद या कल भी, क्योंकि अभी इंटीरियर के तो नाम तकरीबन फ़ाइनल हैं, 2 जो ऑफिसर बैठ जाएंगे, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से नाम नहीं आया, और अगर ये छुट्टियां हो जाती हैं तो ईद के बाद 30 दिन के अंदर अंदर हमने ये कमेटी फॉर्म करनी है। सही। और कमेटी फिर सिफारिशात देगी या कमेटी फैसला कर देगी कि पाबंदी बरकरार रहेगी या पाबंदी हटा दी जाएगी? कमेटी फैसला देगी जी, कमेटी फैसला देगी कि पाबंदी बरकरार रहेगी या हटा दी जाएगी, और उस पाबंदी के जो कालअदम करार दी गई है उसके फ़ैसले के बाद वो आगे अपना कोई कानूनी अमल जो भी वो फ़ैसला देगी। ये 30 दिन उनके हैं और 30 दिन गवर्नमेंट के हैं, 60 दिन के अंदर अंदर फैसला है। सही। तो बतौर वजीर दाखिला आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दरख्वास्त में तो TLP ने कहा है कि हम एक रजिस्टर्ड सियासी जमात हैं और हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना, लेकिन आप तो आखिर ये कह चुके हैं कि वो पुरअमन एहतजाज नहीं था और इसीलिए दहशतगर्दी की दफात इन पर लगाई गई थी, पुलिस वालों को मारा गया, जलाओ घेराव हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये इस बात के इम्कानात है कि जो पाबंदी थी वो हटा दी जाए? देखिए, मैं तो इसमें कोई फैसला देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना उस कमेटी में होना है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें जो इनके प्रोग्राम थे, 192 जगहों पर इन्होंने नाके लगाए और बहुत बड़ी तादाद में इनकी तैयारी थी, और अगर ये 20 तारीख को आ जाते तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और इनके फिर MPOs के तहत कुछ लोग पकड़े गए और कुछ FIRें हुई, और काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ। और इसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया कि इनको कालअदम करार दिया जाए, तो उसका इनको नोटिस दिया गया। अब इनका ये हक है इनका जवाब देना, और ये भी हो सकता है कि इनको अपीयरेंस की भी कमेटी कहे कि अगर ये रिक्वेस्ट करें कि हम अपीयर होके अपने लॉयर्स के साथ भी ये केस लड़ना चाहते हैं, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री मुमकिन है इनको लॉयर समेत अपीयरेंस की भी इजाज़त दे दे। वो तो इनके एक वकील का बयान आज भी छपा हुआ है, और उन्होंने कहा था कि हम तो उम्मीद कर रहे थे शायद इस इजलास में भी हमें बुलाया जाएगा, और कहा भी गया था कि आपको बुलाएंगे। अगर वो कहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो इजलास नहीं हुआ ना, अभी तो हमने इनकी फ़ाइल की रिसीव कर ली है कि इनकी दरख्वास्त मसूल हो गई है, लेकिन जब इनके केस पे बात होगी तो ज़रूर आएँ, उनका आइनी राइट है। लेकिन अभी तो कमेटी फॉर्म नहीं हुई जिसने, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री का एक बंदा चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक का,
तो वो जब आ जाएगा तो कमेटी फॉर्म हो जाएगी। अभी तक तो हुई नहीं, फिर अगर ये आना चाहे तो ज़रूर आए। तो फैसला तो इस कमेटी ने करना है, लेकिन जाहिर सी बात है कमेटी भी देखेगी कि हुकूमत कहां देख रही है। तो हुकूमत कहां खड़ी है इस इशू पर इस वक्त? वजीर आजम ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि सर पे बंदूक रख के फैसले करवाए जाएं। आप कह चुके हैं कि दहशतगर्दी की गई और इनके बड़े खौफनाक अजाइम थे। तो हुकूमत कहां खड़ी है इस इशू पर? देखिए, हुकूमत तो इस कमेटी के फैसले की पाबंद होगी, जो ये कमेटी फैसला करेगी। और ये हाई पावर कमेटी होती है, 2 इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हैं और एक लॉ मिनिस्ट्री का है। लेकिन जो हमने इनसे बातचीत की थी और जो मामलात में थे, उसमें से काफ़ी हद तक MPOs के लोग तो रिलीज़ हो गए हैं। बाकी जो FIR हैं जिनके ख़िलाफ़ हैं, वो अदालतों को फेस करेंगे और कानून को फेस करेंगे और अदालतें फ़ैसला करेंगे। लेकिन शेख साहब, जब फैसला हुआ था पाबंदी लगाने का, तो जाहिर सी बात है हुकूमती सतह पर फैसला हुआ, तमाम तरफ से मुशावरत हुई होगी। लेकिन अब ये जो 3 लोग फैसला करेंगे, हुकूमत उसकी पाबंद होगी, मतलब कोई हुकूमत का कोई इस पे मदाखलत नहीं होगी, कोई नुक्ता नजर नहीं होगा। देखें, ये फैसला करने के बाद ही ये हुकूमत का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा ना। हुकूमत ने तो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जितने इन पे अपनी स्वाबदीद या अपनी सोच के मुताबिक वो इनको दिए हैं, उनके जवाब में इन्होंने जवाब दिया। अब ये उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट का तो ये गवर्नमेंट ही है, लॉ मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट है। सो दोनों मिनिस्ट्रियाँ मिल के जो फैसला करेंगी वो गवर्नमेंट का फैसला होगा। सही है। और इस हवाले से वजीर आजम क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा आके अपना एक मौकिफ भी पेश किया था? देखिए, मैं इस पे इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि आपके सवाल पे स्लिप होकर ऐसी बात करूँ। वजीर आजम ने जो फरमाया होगा वो आपको पता होगा। मैं वो बात करना चाहता हूँ एज इंटीरियर मिनिस्टर कि हमें 2 मिनिस्ट्रियों को मिलकर ये फैसला करना है। और उसमें अगर वो अपीयर होना चाहते हैं, उनके वकील अपीयर हों, बड़े शौक से हों, वो दरख्वास्त दें, उनकी बात को भी ये कमेटी सुनेगी। सो इसमें है तो हुकूमत की 2 मिनिस्ट्रियाँ, लेकिन हुकूमत बजाते खुद इसमें फ्रंट फुट पे नहीं है। कल यही बात ले जाके कोर्ट में ले जा दें, आपका इंटरव्यू और नया मसला पैदा हो जाए। सही। मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूँ शेख साहब, क्योंकि बाज़ हलकों की तरफ से ये सुनने में आ रहा है, वो चाहते हैं कि कौमी धारे में सियासत में इनको शामिल रखा जाए, उनको सियासत से दूर ना किया जाए। लेकिन हुकूमती ज़राए कुछ ये भी बताते हैं कि हुकूमत अपनी पोजीशन पे डटी हुई है और उनका ये फैसला है कि रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ख़ास तौर पे हसास मजहबी मामलात पे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता मामलात को। देखें, हसास मजहबी मामलात इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्ट्री और बहुत सारे काम करने वाले हैं। इंटरनेशनल एजेंडे हैं लोगों के। लोग जो हैं इस मुल्क में दहशतगर्दी के जज्बात रखते हैं। हम TLP के मसले से फारिग होंगे तो और मजहबी फ़िरक़ों के लोगों के आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे, फिर मुहर्रम आ जाएगा। फिर देखिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि सियासत में मजहबी इंतहा पसंदी बहुत छा गई है। इतनी छा गई है कि सियासत उनके नीचे लग गई है। ये पाकिस्तान का सियासी अलमिया है कि पाकिस्तान के बड़े सियासतदान जो हैं वो इन मजहबी इंतहा पसंदों के नीचे लगे हुए हैं। और अगर इमरान खान ये कहता है, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं हम मुकाबला करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये मुकाबला करने की सूरत आइनी और कानूनी हैसियत करेंगे ना। उनकी तरह तो नहीं करेंगे कि वो वेपनरी पॉलिटिक्स करेंगे या तशद्दुद करेंगे। कानून और आइन की सियासत करेंगे। और इमरान खान ठीक कहता है, हम सरेंडर नहीं करेंगे और कानून और आइन के तहत आगे बढ़ेंगे। शेख साहब, आपने ये भी कहा था कि जो कलअदम का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है, अब हम डिसोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। तो क्या इस बात का फैसला हुआ और इसके बाद कोई मामला आगे बढ़ा या हुकूमत ने अपना प्लान तर्क कर दिया? कोई प्रोग्राम तर्क नहीं किया। डिसोल्यूशन के लिए ये 60 दिनों के बाद जाएंगे। 60 दिन के 90 दिन हो जाएंगे अगर इन्होंने अपीयर भी होना है, इन्होंने डेट भी लेनी है। पहले ये मसला है कि इनको कालअदम करार देने के बाद फिर डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान अभी दोनों चीज़ों पे कायम है और उस इमरान खान की यही हदायत है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए और सरेंडर ना किया जाए। शेख साहब, लेकिन इस बात पे तो पहले दिन से ही सवाल उठ रहा था, इस प्रोसेस पे सवाल उठ रहा था ना कि आपने एक जमात को कलअदम डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब उनके नाम के आगे कलअदम लगता है, उनको टीवी चैनल पे आप उनके इंटरव्यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सियासी बतौर सियासी जमात सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखें, उसके लिए डिसोल्यूशन पे जाना पड़ता है, फिर इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा।
पहले प्रोसेस जो है वो यही है जो हमने 11C का इख्तियार किया है। ये 11C का प्रोसेस जो है 30 दिन की उनको छूट देता है और 30 दिन की हमें देता है। सो ये 11C का प्रोसेस नहीं अपनाए, जा तो वो फिर भी कोर्ट में सकते हैं, लेकिन कालादम करार देने के बाद उनकी बात सुनवाई, उनको अपीयर होना या उनके केस को सुनना, ये कानूनी तौर पर 11C में ज़रूरी है। नहीं, लेकिन प्रोसेस क्या उल्टा नहीं होना चाहिए था कि पहले डिसोल्यूशन होती और फिर कलअदम करार दिया जाता? क्योंकि अब तो ये है, अब पोजीशन ये है कि कोई भी कलअदम जमात हो वो इंतखाबात लड़ सकती हो अगर वो पहले से ईसीपी में रजिस्टर्ड हो। देखें, उनके लिए जो कालअदम जमातें हुई हैं, कालअदम जमातों के फैसला अभी नहीं था, ये अभी उनको ये कालअदम करार देने का फ़ैसला किया। उनको अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए और उसकी मकाई के मौके के बाद अगर ये कालअदम करार पा गए और डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर ये निशान नहीं होल्ड कर सकेंगे। सही है, तो आप समझते हैं कि प्रोसेस जो हुकूमत ने अडॉप्ट किया वो ठीक था। आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं शेख साहब, एक और चैलेंज भी आपके सामने दोबारा उठ सकता है, वो है पीडीएम का चैलेंज, क्योंकि फजल रहमान साहब ने इशारा दिया है कि मुमकिन है पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा जो है पीडीएम में शामिल हो जाएं और ईद के बाद अब वो इजलास होगा, सरबराही इजलास। क्या आपको लगता है अभी तक पीडीएम में इतनी जान है कि हुकूमत को एक टफ टाइम दे सके? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बहरान का जिसका खौफ है वो कोविड-19 है, और ये हालात इतने खौफनाक हैं कि आप इंडिया में देखें कि कहने को वो 4 लाख कह रहे हैं, पता नहीं 6 लाख रोज़ के हो रहे हैं या 7 लाख हो रहे हैं, और कहने को तो वो 3-4 हज़ार लोग कह रहे हैं, पता नहीं 7,000 लोग मर रहे हैं, 9,000 लोग मर रहे हैं। अब इस पाकिस्तान की सियासत में ये अवाम ही होगी तो सियासत होगी। पाकिस्तान में एक बहुत ख़दशा बढ़ रहा है कि अगर हमने कोविड का मुकाबला न किया तो ये कोविड जो है खुदा न खास्ता एक इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा बहरान पैदा कर सकता है। बाकी पहले भी हमने पीडीएम को नहीं रोका, अब भी आएंगे तो नहीं रोकेंगे, लेकिन ये याद रखें कि सारी सियासत जो है इंसानी जानों की और इंसानियत की हिफाजत के साथ वाबस्ता है, और मुझे उम्मीद है कि पीडीएम में हमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं देंगी जितना वो पहले दे सकती थी या बातें कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद के साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।